किस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग 3 ऑर्डर्स। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। इससे पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में हम नगर और नगरवासी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करेंगे कैथेड्रल नगर से, है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह नगर बसे 11वीं से 13वीं शताब्दी तक, किस तरह नगरों का विकास हुआ और किस तरह नगरवासियों ने एक चौथा वर्ग बना लिया था और वो कितना महत्वपूर्ण था सामंतवाद के अंदर जो परिवर्तन आ रहे थे उस प्रक्रिया में। ओके, तो आज हम उसी टॉपिक में से करने वाले हैं कैथेड्रल नगर। मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह के नगर बसे थे। एक तो वो नगर जो गांव की समृद्धि के आधार पर बसे, है ना, व्यापार के कारण बसे। और दूसरे वो नगर जो चर्च और दुर्गों के निर्माण के कारण बसे, है ना। किसी जगह पर चर्च का निर्माण हो रहा है या फिर दुर्ग का निर्माण हो रहा है, फिर उसके आसपास लोग बस गए आजीविका की तलाश में। तो इस प्रकार जो दूसरे नगर हुए वो किस दुर्गों और चर्चों के इर्द गिर्द बसे। उन्हीं में से एक नगर आता है कैथेड्रल नगर, यानी कि वो नगर जो कैथेड्रल नाम के चर्चों के इर्द गिर्द बने। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है, मज़ेदार भी होने वाला है, नॉलेजेबल भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैथेड्रल नगर वो नगर जो कि कैथेड्रल नाम के चर्चों के आसपास बसे। चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी में फ्रांस में कैथेड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से उनके निर्माण में सहयोग किया था। तो चर्च बहुत ही महत्वपूर्ण होता था उस वक्त यूरोप में, और आज भी महत्वपूर्ण है। तो चर्च में जो अमीर लोग होते थे वो दान देते थे, है ना। दान एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा अमीर लोग अपने अतिरिक्त धन को खर्च कर सकते थे। अब गरीब व्यक्ति तो दान दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। तो जो अमीर लोग होते उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वो अपने धार्मिक क्रियाक्रम भी कर लेते, और जो धार्मिक क्रियाक्रम करते तो दान चर्च में दे देते, जो कि चर्च की भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो इस तरह चर्चों को बढ़ावा मिला और ज़्यादा से ज़्यादा चर्च बनने लगे। और इस दौरान 12वीं सदी में कैथेड्रल नाम के चर्चों का बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगा, यानी कि अधिक संख्या में कैथेड्रल नाम के चर्च बनाए जाने लगे, जो मूलतः तो मठों की संपत्ति थे। हम मठों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो जो मूलतः तो मठों की संपत्ति थे, लेकिन उनका निर्माण सभी लोगों ने मिलकर किया था, है ना। सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया था, सभी ने उसमें अपना धन इत्यादि लगाया था। ओके, कैथेड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे, है ना। ये ईंटों से नहीं बनते थे, बल्कि पत्थरों को जोड़ जोड़ कर कैथेड्रल नाम के ये चर्च बनाए जाते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथेड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया, और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे तीर्थ स्थल बन गए, है ना। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि किस तरह जब चर्चों का निर्माण होता है, किसी भी इमारत का निर्माण होता है, बड़ी इमारत का, तो उसके आसपास लोग किस तरह बस जाते हैं। तो यही काम कैथेड्रल में भी हुआ। जब कैथेड्रल चर्चों का निर्माण हो रहा था तो लोग उसके आसपास बस गए तो नगर बन गए। और फिर कैथेड्रल जो चर्च है इनका निर्माण पूरा हुआ तो एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर आने लगे। और जब कोई इमारत तीर्थ स्थल बन जाती है, कोई भी जगह तीर्थ स्थल बन जाता है, तो दूर से वहाँ पे लोग आते हैं, फिर वहाँ पर व्यापार इत्यादि भी होते हैं। फिर से वो जो क्षेत्र होता है, जो नगर होता है, वो और समृद्ध होता चला जाता है और पक्का शहर हो जाता है ना। तो इस प्रकार जो कैथेड्रल नगर थे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे पश्चिमी यूरोप में। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे छोटे नगर विकसित हो गए। कैथेड्रल इस प्रकार से बनाए गए थे कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियाँ दूर तक सुनाई पड़ सके, है ना। तो किस तरह की वास्तुकला होती थी? वास्तुकला इस तरह होती थी कि जो भी पादरी बात कहता वो सभी लोगों को सुन सके, है ना। सभी लोग जब सभागार में इकट्ठा होते तो पादरी की आवाज़ सभी लोगों को सुन सके, भिक्षुओं का गायन भी और अधिक मधुर सुनाई पड़ सके, और लोगों को बुलाने के लिए जो घंटी बजाई जाती है प्रार्थना में वो भी लोगों को आसानी से दूर तक सुनाई पड़ सके।
खिड़कियों के लिए अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथेड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी और सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्ती की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बना दी जाती थी। तो अभिरंजित कांच की खिड़कियां कौन सी होती है कि दिन में तो आप उन खिड़कियों के आर पार देख सकते हो और रात में बाहर वाला है ना, आप मान लीजिए अंदर हो चर्च के, तो आप अंदर से खिड़की के आर पार देख सकते हो दिन के वक्त। और जब रात हो जाती है तो मोमबत्ती की रोशनी के द्वारा जो बाहर का व्यक्ति है वो आर पार देख सकता है ना। हमारे घरों में भी बहुत सारे घरों में इसी तरह की खिड़कियों का यूज़ होता है, अभिरंजित कांच की खिड़कियों का, कि सुबह तो हम घर के अंदर से बाहर का दृश्य देख सकते हैं और अगर रात को हमारे कमरे की लाइट जली हुई है तो बाहर वाला व्यक्ति अंदर देख सकता है, तो आर पार वो देख सकता है। तो इस प्रकार की खिड़कियों का, इस प्रकार के कांच का प्रयोग खिड़कियां बनाने के लिए किया गया कैथेड्रल नाम के चर्चों में। अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबल की कथाओं का वर्णन करते थे और जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे, यानी कि जो खिड़कियां होती थी उन पर बाइबल की कहानियां अंकित की जाती थी और इस तरह अंकित की जाती थी कि अनपढ़ व्यक्ति भी उन्हें पढ़ सके। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी लाइन ये लास्ट वाली है, अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सके। अनपढ़ व्यक्ति कैसे पढ़ेंगे? अनपढ़ को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, तो किस तरह लिखी गई थी वो कहानी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहानियाँ चित्रों के माध्यम से बताई गई थी, है ना। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, तो इसमें जो ये कहानी है ये चित्रों के माध्यम से दिखाई गई है। तो खिड़कियों पर बाइबल की कहानियों से संबंधित चित्र बनाए जाते थे और वो चित्र इस तरह बनाए जाते थे कि कोई भी जिसने कभी कोई शिक्षा ग्रहण ना की हो, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति भी इनको देख के पूरी कहानी को समझ सकता है ना। तो इस प्रकार ये जो वास्तुकला थी वो थी कैथेड्रल नगरों की। ओके, बहुत ईजी टॉपिक था, आप समझ गए होंगे। ब्लू बॉक्स आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ईजी है, इसमें से कुछ समझ में ना आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 14वीं सदी का संकट। अब देखिए हमारी कहानी हमने कहाँ तक पढ़ी थी, हमने पढ़ा कि 10वीं सदी तक सर्दी का दौर था, फिर 11वीं सदी में गर्माहट का दौर आया, फिर 13वीं सदी तक हमने पढ़ा। तो मेनली हम 13वीं सदी तक बात कर रहे थे कि किस तरह शहरों का विकास हुआ, पहले क्या कंडीशन थी 10वीं शताब्दी तक, फिर 11वीं शताब्दी के बाद कुछ परिवर्तनों के कारण आर्थिक विकास यूरोप का बहुत ही तेज़ी से होने लगा, बहुत सारे नए परिवर्तन आए जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विकास धीमा पड़ गया था। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ, है ना। 11वीं से 13वीं सदी तक तो खूब आर्थिक विकास हुआ, लेकिन जैसे ही 14वीं सदी स्टार्ट हुई उस वक्त जो यूरोप का आर्थिक विकास है वो फिर से धीमा पड़ गया था। तो वो कौन से परिवर्तन थे, वो कौन से कारक और कारण थे जिसकी वजह से जो 14वीं शताब्दी है उसमें आर्थिक संकट यूरोप पे मंडराने लगा था। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए थे और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया था। तो 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो ग्रीष्म ऋतु चल रही थी 11वीं सदी से, जो ग्रीष्म ऋतु चल रही थी, हमने पढ़ा ना कि 10वीं शताब्दी तक तो बहुत ठंडी थी, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद जैसे ही 11वीं शताब्दी स्टार्ट होती है तो एक गर्माहट का दौर शुरू हो जाता है यूरोप में, और वो 13वीं सदी तक चलता है। जैसे ही 14वीं सदी आती है फिर से यूरोप में ठंड पड़ने लग जाती है, तीव्र ठंड पड़ने लग जाती है, जिसके कारण आपको पता है फसल उगाना कठिन हो जाता है। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया। तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी उस वक्त यूरोप पे आ रही थी, जैसे कि तूफान इत्यादि और सागरीय जो बाढ़ होती है, समुद्र में जो बाढ़ आती है, समुद्र के कारण जो बाढ़ आती है, और जो तूफान इत्यादि होते हैं, इनके कारण भी, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी यूरोप में आर्थिक संकट मंडराने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चरागाह कृषि भूमि में बदल गए थे, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 चक्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भी भूमि को कमज़ोर बना दिया, है ना। हमने पढ़ा था कि 11वीं सदी के बाद जो वन क्षेत्र थे, 10वीं सदी तक तो बहुत सारे वन थे, लेकिन 11वीं सदी के बाद जैसे ही ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हुई, किसानों ने वनों को,
उखाड़ दिया यानी कि वनों को नष्ट कर दिया और उसकी जगह उसको कृषि भूमि में बदल दिया, यानी कि जहाँ पर पहले वन होते थे अब किसान वहाँ पर खेती करने लगे। लेकिन 300 सालों में क्या हुआ, जो वो भूमि थी जहाँ पर किसान खेती कर रहे थे उसकी जो उर्वरता थी वो कम हो गई। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे मेथड यूज़ कर रहे थे, जैसे कि तीन फसल चक्रीय पद्धति का यूज़ कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, जो भूमि की उर्वरता थी वो बहुत कम हो गई, बहुत बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। अब जब भूमि की उर्वरता ख़त्म हो गई तो आपको पता ही है कि फसल उगना असंभव हो गया था, है ना। क्या क्या कारण हुए कि जलवायु में परिवर्तन आ गया, अनेक अनेक प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी और उसके कारण उसके साथ साथ जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति थी वो भी कमज़ोर हो गई थी। क्लियर। उचित भू संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ, यानी कि उन्होंने भूमि का संरक्षण, यानी कि भूमि को किस तरह प्रिजर्व करते हैं, भूमि को किस तरह संरक्षित करते हैं, वो तरीके नहीं अपनाए थे ना। ये कौन से तरीके होते हैं, ये आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं। चरागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। ओके, तो चरागाह की कमी हो गई क्योंकि अब सारी भूमि तो कृषि में बदल गई थी। अब कृषि भी नहीं हो रही, चरागाह भी नहीं है, जानवर भी, अब चरागाह नहीं है तो जानवर की संख्या भी कम होगी, जानवर नहीं है तो दुग्ध इत्यादि उत्पाद भी कम हो गए। ना तो अब हमारे पास कृषि के उत्पाद रहे, ना अब हमारे पास जो जानवरों से खाद्य उत्पाद मिलते थे ना वो रहे। और जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि नगरों का विकास हो रहा है। अब इसका क्या परिणाम है, क्या परिणाम होगा, खाने की चीज़ें कम हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा सीधा मतलब क्या है, अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौतें हुई। तो 1315 और 1317 के बीच में बहुत भयंकर अकाल पड़े यूरोप में, और 1320 में जो पशु है वो मर गए खाने की कमी के कारण। ओके, इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भी भारी कमी आई, है ना। आर्थिक विकास किन किन कारणों से कम हो गया, एक तो हमारे पास खाने की वस्तु नहीं रही, अकाल पड़ने लगे, और उसके साथ साथ जो दूसरा कारक कारक था कि जो चांदी थी वो भी कम मिलने लग गई। अब चांदी से सिक्के बनाए जाते थे, यानी कि अब सिक्के बनने बंद हो गए, सिक्के बनने बंद हो गए, मुद्रा का प्रचलन कम हो गया तो लेन देन भी कम हो गया, लेन देन कम हो गया तो व्यापार भी कम हो गया, व्यापार कम हो गया तो आर्थिक मंदी तो आएगी ही। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। अब जब चांदी ही कम रह गई, ऑस्ट्रिया और सर्बिया की खानों से जो हमें चांदी मिलती थी वो कम रहेगी, तो सरकार ने उसके साथ साथ जो दूसरी सस्ती धातु थी वो मिलानी स्टार्ट कर दी। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। ये तो थोड़ा ही बुरा समय था, ये तो ट्रेलर ही था, इससे बुरा समय तो भी आने वाला था। 12वीं में 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूर के देशों से व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लेकर आए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अलग थलग ही रहा था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो क्या है, जो पश्चिमी यूरोप है, हम पूरे चैप्टर में मेनली पश्चिम यूरोप की ही बात कर रहे हैं, तो जो पश्चिम यूरोप था वो प्रारंभिक शताब्दियों में, यानी कि शुरुआती दौर में, है ना, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं शताब्दी में क्या था, दुनिया के दूसरे भागों से अलग थलग ही रहा था, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ उसका इतना व्यापार नहीं था पश्चिमी यूरोप का। लेकिन जैसे ही वहाँ पर आर्थिक विकास हुआ पश्चिमी यूरोप में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, तो उसका वाणिज्य और व्यापार दूसरे देशों के साथ होने लगा, है ना। और फिर जब दूसरे देशों के जहाज यूरोपीय तटों पर आए, वहाँ पे सामान भी आया और उसके साथ साथ दूसरे देशों की महामारी चूहे अपने साथ लेकर आए, जिसका क्या नाम था, ब्यूबोनिक। ब्यूबोनिक नाम का एक संक्रमण जो चूहे दूसरे देशों से लेकर आए थे पश्चिमी यूरोप में, क्योंकि अब वाणिज्य फैल गया, उसका पश्चिमी यूरोप का जो व्यापार है वो दूसरे देशों के साथ होने लगा। अब वहाँ से जहाज आते, दूसरे देशों से जहाज आते, सामान आता, उनके साथ साथ चूहे आते, और चूहे अपने साथ क्या लेकर आए, एक संक्रमण, एक बीमारी लेकर आए, ब्यूबोनिक नाम की बीमारी लेकर आए। ओके, तो अब वो ब्यूबोनिक नाम की बीमारी पूरे के पूरे पश्चिमी यूरोप में फैल जाती है, जो बहुत ही बुरा समय रहा उस वक्त।
कौन से टाइम 347 और 350 के मध्य है ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस महामारी के कारण क्या हुआ, प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें कालकवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या यहाँ की जनसंख्या का 40% तक थी, है ना। तो 20% आबादी का यानी कि बहुत सारे भागों में पूरे के पूरे यूरोप की अगर हम जनसंख्या देखें तो इस महामारी के कारण यूरोप की जनसंख्या 20% कम हो गई थी, यानी कि 20% लोग मारे गए थे। और अगर हम कई दूसरे क्षेत्रों पर देखें, है ना, अगर हम अकेले क्षेत्र का रिकॉर्ड ले तो एक शहर में से 40% लोग मारे गए थे इस बीमारी के कारण, है ना। अगर पूरे यूरोप का देखें तो 20%, और अगर किसी एक शहर को उठाकर देखें तो 40%। क्लियर। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए, है ना। अगर व्यापार जहाँ होगा वहीं पर चीज़ों का लेन देन होगा, चीज़ों का लेन देन होगा तो वही फिर संक्रमण फैलेगा। ब्यूबोनिक नाम का संक्रमण जो चूहे लेकर आए थे, जैसे कि यहाँ पर अब हमारे कोरोना वायरस चला था, तो कोरोना वायरस भी क्या है, दूसरे देश से आया था, चाइना से आया था। चाइना के साथ हमारे संबंध थे, इसके कारण तो वो चाइना से भारत आए, अमेरिका गए, तो सब कनेक्टेड थे। इसके कारण ही वो महामारी पूरे विश्व में फैल गई। तो इसी तरह पश्चिमी यूरोप के साथ भी हुआ। जब पश्चिमी यूरोप दूसरे देशों के साथ कनेक्ट हो गया, व्यापार के साथ कनेक्ट हो गया, तो वहाँ पर भी ये महामारी आ गई। कोरोना नहीं आई थी, ब्यूबोनिक आई थी। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमार होने में देर नहीं लगती थी, और प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था। तो ब्यूबोनिक यानी कि प्लेग ही होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेग और ब्यूबोनिक एक ही नाम है। तो व्यापार केंद्र यानी कि जो नगर थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा इस बीमारी का, क्योंकि नगर में चीज़ों का लेन देन होता है। और बंद समुदाय जैसे कि मठ में कितने लोग रहते हैं, 10 20 50 30, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई एक व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाता तो 50 के 50 लोग सारे के सारे मौत के मुंह में समा जाते थे। चलिए, प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। शिशुओं को, युवाओं को और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। तो 1360 और 1370 में यानी कि 347 और 350 में तो प्लेग अपने पूरे पीक पर था, है ना। 1350 में तो बहुत सारे लोग मरे प्लेग के कारण, ब्यूबोनिक के कारण। लेकिन 1360 और 1370 में भी इसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहा था, लेकिन थोड़ी कम घटनाएं हुई थी, है ना। कम लोग मरे थे, 1360 और 70 में मरे थे लेकिन कम मरे थे। और यूरोप की जनसंख्या जो 1300 में जब आर्थिक विकास पूरी अपने पीक पर था, जब आर्थिक विकास ज़्यादा था, 730 लाख हो गई थी, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जैसे ही 14वीं शताब्दी आई 730 लाख से घटकर वो एकदम 450 लाख हो गई। देखिए कितनी गिरावट आ गई जनसंख्या में। क्या हुआ, एक तो अकाल पड़ गए और दूसरी बीमारी आ गई। इस विनाश लीला के साथ साथ आर्थिक मंदी से जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ, है ना। अब ये विनाश तो हुआ, जनसंख्या खत्म हुई, जनसंख्या के कारण जनसंख्या कम होने के कारण आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी आई तो अर्थव्यवस्था हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करेगी। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। अब जनसंख्या नहीं रही तो मजदूर भी उनमें मरे, तो मजदूरों की संख्या में भी कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों में भारी कमी आ गई। अब कृषि और जो अन्य उत्पादन होते थे चीज़ों के, वो भी प्रभावित हुए। कृषि नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनको काम करने वाले लोगों में ही कमी आ गई थी। अब कृषक लोग ही प्लेग की महामारी के कारण मर गए थे, जिसके कारण कृषि भी बहुत अत्यधिक प्रभावित हुई। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी आई। अब क्या हुआ, अब जनसंख्या बिल्कुल कम हो गई, अब खरीदार लोग तो रहे ही नहीं। अब जो कृषि उत्पाद था उनकी जो कीमत थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जब
जब भी किसी भी चीज़ के मूल्य में वृद्धि आती है, किसी भी चीज़ के रेट बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं? जब उसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और वो चीज़ की मात्रा कम होती है। अब क्या हुआ, बीमारी के कारण जनसंख्या तो रही नहीं, तो लोग तो कम हो गए, खरीदने वाले तो कम हो गए, लेकिन जो उत्पादन था वो फिर उत्पादन उतना रहा, हालाँकि कम हो गया था 14वीं शताब्दी में, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं हुआ था कि जितनी जनसंख्या कम हो गई थी। तो जनसंख्या तो बिल्कुल ही एकदम कम हो गई, जनसंख्या के मुकाबले उत्पादन फिर भी ज़्यादा था। तो जो कृषि के उत्पाद हैं उनकी कीमत में क्या आ गई, कमी आ गई, क्योंकि खरीदने वाले लोग तो कम थे, लेकिन जो कृषि उत्पाद है वो ज़्यादा थे। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों की दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अपनी पुरानी दरों से दुगने की मांग कर सकता था। अब क्या है, प्लेग की जो ये महामारी फैली थी उसके कारण इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में मज़दूर और विशेषकर कृषि मज़दूरों के रेट में, यानी कि आपको पता है कि पट्टे पर ज़मीन देते हैं, है ना? अब किसी ने अपने यहाँ पे कृषि करवानी है अपनी ज़मीन पे, तो वो पट्टे पे मज़दूर लाएगा, कृषि मज़दूर लाएगा। तो जो वो मज़दूर लाएगा, मज़दूर की कीमत बढ़ गई। प्लेग की महामारी के कारण मज़दूर की कीमत बढ़ गई, यानी कि वो मज़दूर अब थोड़े से काम के लिए ज़्यादा पैसे माँगने लगा। 250% की वृद्धि हुई मज़दूरों के दामों में, यानी कि मज़दूर अब थोड़े से काम के लिए ज़्यादा पैसे माँगने लगा। क्यों? क्योंकि मज़दूर तो कम रह गए, लेकिन काम ज़्यादा था, है ना? काम ज़्यादा था, मज़दूर कम थे, करने वाले कम थे और काम ज़्यादा था, जिसके कारण जो मज़दूर थे वो अपने काम के लिए ज़्यादा पैसे माँगने लगे थे। मज़दूरों की कीमत में वृद्धि हुई। मज़दूरों की कीमत में वृद्धि हुई और जो कृषि उत्पाद थे उनकी कीमत में क्या हुआ, डाउन गया, यानी कि जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमत कम हुई। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बचा हुआ श्रमिक बल अब भी अपनी पुरानी दरों से दुगने की मांग कर सकता था। तो इंग्लैंड में तो 250 की वृद्धि हो गई थी, लेकिन जो बाकी के श्रमिक लोग थे कृषि को छोड़कर, जो दूसरे श्रमिक वर्ग थे, वो अपने जो काम के लिए जितने पहले पैसे लेते थे उससे अब डबल ले सकते थे, दोगुने ले सकते थे, क्योंकि कृषि के साथ साथ जो दूसरे टाइप के मजदूर थे उनकी संख्या में भी कमी आई थी प्लेग की महामारी के कारण। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक असंतोष। इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। जो ये कारक हमने ऊपर पढ़े 14वीं शताब्दी के संकट में, उसकी वजह से जो लॉर्ड थे उनकी आमदनी, उनकी इनकम में कमी आई। कैसे? मजदूरों की दरें बढ़ने और कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया उन्होंने हाल ही में जिन्हें अपनाया था और अपनी पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया। तो कहानी क्या चलती है, मैंने आपको बताया कि मजदूरों की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन कृषि उत्पादों की कीमत कम हो गई। अब जैसे जो हमारे क्या होते थे, जो हमारे लॉर्ड होते थे, जो अभिजात वर्ग होते थे, वो अपनी ज़मीन पर स्वतंत्र किसानों को भी लगाते थे। हमने पढ़ा है तीसरे वर्ग में जो स्वतंत्र किसान होते थे वो वहाँ पर आता था ज़मीन पर, लॉर्ड के यहाँ खेती करता था और जो परिवार होता था कृषक का, वो भी लॉर्ड के यहाँ पर काम करता था। लेकिन 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ये सिचुएशन बदल गई थी। जो स्वतंत्र किसान था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कर दे देता था लॉर्ड को, ना तो वो उसकी ज़मीन पर कार्य करता था और ना ही किसान के परिवार को लॉर्ड के लिए कार्य करना पड़ता था, है ना? लेकिन अब 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, वहाँ पर काम करने वाले तो रहे नहीं। अब क्या हुआ, जो लॉर्ड है उसके लिए किसान को ज़मीन पर रखना, किसान से खेती करवाना तो कठिन हो गया, क्योंकि वो क्या है, महँगा हो गया। किसान तो महँगा हो गया ना। जो कृषि मज़दूर थे, जो स्वतंत्र किसान लगा लीजिए आप, वो अब ज़मीन पर आता, खेती करता और अपने थोड़े से काम के लिए ज़्यादा पैसे माँगता। अब जब वो थोड़े से काम के लिए ज़्यादा पैसे माँग रहा है, लॉर्ड ने उसको दे भी दिए, क्योंकि अब मज़दूरों की संख्या में कमी आ गई थी, उनके रेट बढ़ गए थे। अब जो कृषि से उत्पादन हुआ है, वो लॉर्ड अपने पास रखता, फिर जब उसको बेचता तो कृषि उत्पाद की तो कीमत कम है। अब लॉर्ड को इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है और मिल कम रहा है, क्योंकि कृषि उत्पाद की कीमत कम हो गई, है ना? और जो मज़दूर इत्यादि हैं उनकी कीमत ज़्यादा हो गई। तब क्या हुआ, जो लॉर्ड थे उन्होंने पुराने अनुबंधों को तोड़ दिया। यानी कि जो पहले 11वीं से 13वीं सदी के बीच जो एग्रीमेंट हुए थे कि आपको श्रम कम करना पड़ेगा, बस आप पैसे कर इत्यादि दे दीजिएगा। तो इस प्रकार
जो ये कर अनुबंध किया गया था 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, लॉर्डों ने इनको तोड़ दिया, क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा ना कि इन सभी कारणों की वजह से सरकारों की जो आमदनी थी उसमें भी सरकार को जो कर के द्वारा इनकम होती थी उसमें भी कमी आई थी, क्योंकि जो मुद्रा विनिमय था, मुद्रा का प्रयोग कम हो गया था, चांदी कम हो गई थी, यानी कि जो लॉर्डों को मिलती थी मुद्रा मिलती थी कर के रूप में, वो कम प्रचलन हो गया था उसका, जिसके कारण उनकी आमदनी में फिर से कमी आ गई, है ना। तो इन जो 14वीं शताब्दी का संकट था उसकी वजह से लॉर्ड पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, और जिसके कारण उन्होंने जो अनुबंध पहले तय किए थे 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया। निराशा में उन्होंने इन सभी को तोड़ दिया, और आगे चलते हैं। इनका कृषक विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध किसानों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। जब लॉर्डों ने ये फैसला लिया तो जो किसान लोग थे वो इसके विरुद्ध खड़े हो गए। तो लॉर्डों ने क्या किया, वही पहले वाली व्यवस्था लागू कर दी कि हम आपसे कोई कर वगैरह नहीं लेंगे, आप बस यहाँ पे काम करेंगे और हम आपको थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देंगे। आप एक तरह से वही पुराने वाली सामंतवाद व्यवस्था लॉर्डों ने लागू कर दी थी, जिसका कृषक लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। 1323 में कृषक ने फ्लैंडर्स 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, और 1358 में फ्रांस में, और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। तो ये डेट्स और ये जगह के नाम भी आपको याद होने चाहिए। 1323 में फ्लैंडर्स में हुए, 1358 में फ्रांस में हुआ, और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह हुए। लॉर्डों के प्रति किसानों ने विद्रोह किए, क्योंकि अब जब व्यवस्था इतनी आगे चली गई है, अर्थव्यवस्था एकदम आगे चली गई है, उसको एकदम से पुरानी व्यवस्था में बहाल करना इतना आसान नहीं हुआ था। जो कृषक लोग थे, अब कुछ लोग उनमें से पढ़ गए थे, पढ़े लिखे बन गए थे, कुछ समृद्ध हो गए थे, है ना। आपने पढ़ा ना, शहर बस गए, अब शहर में स्कूल इत्यादि भी हो गए, स्कूल इत्यादि हो गए, तो कुछ किसान जागरूक भी हो गए थे और कुछ किसान पढ़ लिख भी गए थे, जिसके कारण उन्होंने ये पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए विरोध किया। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया था, लेकिन यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुए जहां पर आर्थिक विकास के कारण समृद्धि हुई थी। तो एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने योग्य है कि ये विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुए, जहाँ पर नगर बस गए थे, यानी कि जहाँ पर आर्थिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही थी, वहीं पर ये विद्रोह हुए थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों को एक तरह से स्वतंत्रता मिल गई थी। एक बार आपको स्वतंत्रता दे दी और फिर आपसे वो स्वतंत्रता खींच ली, तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। एक एक तरह से आपको लड्डू दिखा दिया और लड्डू एकदम आपसे छीन लिया, तो आप वो लड्डू पाने के लिए दोबारा से विद्रोह करेंगे। तो एक बार जो नई नई स्वतंत्रता मिली किसानों को, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों से हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन अर्थव्यवस्था काफ़ी अधिक विकसित हो गई थी, जिसे पलटा नहीं जा सकता था। एक बार हम जब विकसित हो जाते हैं तो पीछे कभी नहीं जाया जा सकता। अब हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम पीछे आदि मानव वाले काल में नहीं जा सकते, आगे ही विकास हो सकता है, पीछे हम कभी भी नहीं जा सकते। तो यहीं पर यही बात लागू हुई। जो कृषक लोग थे उन्हें आर्थिक विकास की जो ये स्वाद था, कृषक लोगों ने चख लिया था, और फिर से दोबारा पीछे नहीं जाना चाहते थे, उन पुराने सामंती रिश्तों को वो नहीं लादना चाहते थे। ओके, काफ़ी अधिक विकसित थी, इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि दासता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे, है ना। तो कृषक लोग भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्प थे कि हम इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो ये थे सामाजिक और आर्थिक कारण जिन्होंने सामंती व्यवस्था को प्रभावित किया, है ना। एक तरह से याद कीजिए कि किस तरह 10वीं शताब्दी तक कुछ नहीं था, वो पुरानी व्यवस्था, है ना, लोड होता था, है ना, वैसलेस प्रथा, सामंती प्रथा चल रही थी, लोड होता था, लोड के नीचे कृषक दास और स्वतंत्र दास खेती करते थे, कोई मुद्रा का विनिमय नहीं होता था। लेकिन 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच खूब आर्थिक विकास हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, नए नए नगर बसे, कृषक दास भी स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र कृषक भी बहुत समृद्ध हो गए थे।
तो इस प्रकार 11वीं से 13वीं शताब्दी तक क्या चला, एक तरह से पूरी आर्थिक समृद्धि हुई पश्चिमी यूरोप में। 14वीं शताब्दी में संकट आ गया, है ना, अकाल पड़ने लगे, महामारी आ गई, मुद्रा का प्रचलन कम हो गया क्योंकि चांदी बननी कम हो गई थी। अब लॉर्ड चाहते हैं कि उनको आमदनी ज़्यादा हो, तो लॉर्डों ने वही पुरानी व्यवस्था लागू करने की सोची, लेकिन किसान लोगों ने उसका विरोध कर दिया। कृषक लोग वही व्यवस्था चाहते थे जो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच स्थापित हुई थी, ना कि वो पुरानी वाली सामंती और रूढ़िवादी व्यवस्था किसान चाहते थे। तो ये तो सामाजिक और आर्थिक कारक थे जिन्होंने इस सामंती व्यवस्था को क्या किया, प्रभावित किया, है ना। अब आके जो हमारा टॉपिक आता है वो राजनीतिक परिवर्तन क्या हो रहे थे पश्चिमी यूरोप में, वो वाला आता है। तो यहाँ तक आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो राजनीतिक परिवर्तन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके डाउट आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट लिख सकते हैं बेझिझक, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।